हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने एकदम अच्छे से ख़त्म किया था, सारे रीजन्स को जाने थे और एकदम डिटेल में पढ़ा था। तो वैसे ही हम लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। हर एक जो लाइन लिखा हुआ है उसका हम लोग हर एक डिटेल को निकाल निकाल के उसे पढ़ेंगे। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर का नाम क्या है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही क्यों गया है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन है एक रिटन एग्रीमेंट, मतलब एक टाइप का आप इसको एक समझ जाइए ना कि एक पॉलिटी का बुक है जिसमें क्या रहेगा, रूल्स लिखा रहेगा कि कौन क्या काम करेगा, क्या चीज़ के लिए क्या कानून रहेगा, सब कुछ रहेगा। मतलब इसमें हर एक पोस्ट का हर एक डिटेल बताया जाएगा कि क्या किसका टेन्योर रहेगा, क्या कौन कर सकता है, किसका कितना लिमिट है, कौन इस चीज़ से बाहर रहेगा, कौन इस चीज़ का डिसीजन लेगा, जुडिशरी क्या काम करेगा, सब कुछ लिखा रहेगा ताकि बाद में कोई भी मतलब भेदभाव ना हो। और ये बनाया क्यों जाता है, बेसिकली ये बनाया इसलिए जाता है ताकि अगर बाद में कोई पॉलिटिकल लीडर जीता तो वो फिर से मोनार्कियल वाला सिस्टम ना ला दे। जैसे पहले क्या था, पहले तो मोनार्की वाला सिस्टम ही था ना। मोनार्की वाला सिस्टम में क्या होता है, राजा जो चाहता है वो कर पाता है और ऐसे कुछ भी नहीं कर पाता है। मतलब दूसरा लीडर कुछ भी नहीं कर पाता है, उसका जो प्रजा है वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है। मतलब क्या, मतलब जब हम लोग इलेक्ट करके किसी कोई लीडर को जिताएंगे तो हो सकता है ना कि वो मोनार्कियल वाला अपना काम करे, डिक्टेटरशिप चलाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने किया है कि वो भी अगर ये पोस्ट पे रहेगा तो वो ऐसा काम ना करे जिससे कि लोगों का जस्टिस से मतलब दूर भागे, मतलब न्याय ना मिले। तो इसलिए क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जा सकता, फिर तो वो मोनार्कियल सिस्टम ही हो जाएगा कि वो राजा है खुद से अपना एक रूल बना दिया, जो अपने लिए काम कर रहा है बस यही हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया, बोला कि नहीं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा जिसमें सब लोग अपना अपना मतलब सबका उसमें मत रहेगा, सब उस पर राजी रहेंगे। तो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। तो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, तो उसके लिए उन लोगों ने ये जो 1946 है, 1946 में तो इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस था, मुस्लिम लीग था। इन लोग तो बहुत छोटे छोटे ये थे ना, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब ब्रिटेन इसका बाप था, ब्रिटेन ही सब कुछ करता था। तो इन लोग मांग किया था, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स थे इन लोगों ने मांग किया कि हम लोगों को ये चाहिए, आप हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तभी हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। क्योंकि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि इन लोग के जो ये टाइम था 1930s का, इस टाइम पे मतलब सेल्फ गवर्निंग बॉडी के बारे में बात स्टार्ट हो चुका था। तो सेल्फ गवर्निंग बॉडी का मतलब क्या होता है कि हम लोग खुद से रूल करेंगे। अब खुद से रूल कैसे करेंगे, खुद से रूल कैसे किया जाएगा, ऐसे होने से तो वो मोनार्कियल सिस्टम हो जाएगा। तो खुद से रूल करना होगा तो हम लोग को एक चाहिए, रूल्स का पूरा पीडीएफ चाहिए, जैसे कि हम लोग देख देख के सब कुछ अपना प्रोसीजर फॉलो करें। तो ये अगर अकेले बनाएंगे ये तो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए बोला हम लोगों ने काफ़ी बार मांग किया ब्रिटिश इंडिया से कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हम लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बेसिकली क्या होगा कि उसमें सारे लीडर्स रहेंगे, सारे कम्युनिटी के लीडर्स रहेंगे और वो मिल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो जिससे कि मतलब बाद में कोई भी इससे मतलब इसको सुन के किसी को भी बुरा ना लगे। बुरा ना लगेगा मतलब क्या है कि मतलब कोई भी ऐसा ये ना सोचे कि नहीं ये तो आप अपना कर दिए, मेरा नहीं किए, आप मेरा बात को नहीं रखे। इसीलिए सबको रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो चलिए देखते हैं इसका डिमांड कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो बुक में लिखा हुआ है 1934, तो 1934 से ही स्टार्ट हुआ है। इससे पहले भी काफी बार बात हो चुका था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है ना वो नहीं आया था। तो वो क्या, तो फिर क्या आता था, मतलब ऐसे गांधी जी कई बार कहे हैं फिर उसके बाद, लेकिन जो फॉर्मली कहा गया था वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेल्फ गवर्निंग बॉडी के बाद किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखेंगे क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सबसे पहले क्या हुआ, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो उसके बाद जो एक नेता थे जिसका नाम था एम एन रॉय। तो ये 1934 में पहली बार इन्होंने मांग किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ये कौन थे, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के लीडर थे। कम्युनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, कम्युनिस्ट मूवमेंट बेसिकली एक सोशलिज्म टाइप का ही पार्ट होता है। सोशलिज्म टाइप का नहीं, सोशलिज्म ही होता है। मतलब इसमें क्या होता है, लोअर क्लास अपर क्लास नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, सब इक्वल रहेगा, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी ये लेबर क्लास और अपर क्लास ये वाला डिफरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्या, सबको सेम ट्रीट कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जहाँ भी कोई भी कैपिटलिस्ट कंट्री होता है तो वहाँ पे ये सब चीज़ देखने को मिलता है कि मतलब जैसे ही किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो वो लोअर क्लास वाले को दबा के रख देता है। तो इसीलिए ये सोचते थे कि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर हो ताकि गवर्नमेंट सबको अच्छे से रखे। तो चलिए अच्छे से देखते हैं। तो हमको पता चल गया कि सबसे पहले किसने कहा था, एम एन रॉय ने कहा था सबसे पहले। ठीक है, एम एन रॉय ने सबसे पहले मांग किया।
फिर उसके बाद किसने मांग किया, फिर उसके बाद 1 साल बाद अब वो मांग किया, तो फिर इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बोले ये तो अच्छा चीज़ है, हम लोग को भी मांग करना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ये 1935 में मांग की। ये बेसिकली 1935 में क्यों मांग कर रहा है, बेसिकली इस टाइम तक ये आ चुका था एक्ट, 1935 का एक्ट आ चुका था, उसमें ये चीज़ नहीं मेंशन था। इसीलिए बोला कि आप लोगों ने हम लोगों को प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे दिया, ऑटोनोमस तो बना दिया, लेकिन इसके लिए हम लोग को एक कॉन्स्टिट्यूशन भी तो दे दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देंगे तो हम लोग इससे रूल कैसे करेंगे, ऐसे फालतू का कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए 1935 का एक्ट आने के बाद इन्होंने एक बार मांग किया। फिर उसके बाद कब मांग किया, फिर उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इसके बिहाफ पे और एक बार मांग किया। अब इस टाइम क्यों मांग कर रहा है, इस टाइम पे जो क्या हुआ है 1937 में इलेक्शन स्टार्ट हो गया था, इलेक्शन जीत गए थे। इलेक्शन कौन जीता था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत चुका था। तो इन लोगों ने फिर से एक बार डिमांड किया इलेक्शन जीतने के बाद। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद इस टाइम जब मांग किया, इसके इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ ये भी देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इन्होंने क्या मांग किया, इन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को बनाना चाहिए, और वो किससे बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बनाएंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसको क्रिएट करेगा, चोजन बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस उसमें नहीं होगा, कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट का चीज उसमें मतलब नहीं डाला रहेगा, हम लोग का अपना मत रहेगा और बाहर का कुछ भी नहीं रहेगा। और ये अडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए। अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब जो भी 18+ है वो वोट देके ये कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी करेंगे, मतलब उसका मत रहेगा, उनका मत रहेगा। अब बेसिकली होता क्या है चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे। तो इन्होंने 1938 में मांग किया। उसके बाद और क्या कहा गया है, दिस फर्म स्टैंड्स वाज वंस अगेन रीअफर्म्ड इन 1939 थ्रू ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय ए कांग्रेस। बेसिकली अब थोड़ा सा इसमें और थोड़ा डीप जानना होगा, इसमें क्या हो रहा है देख रहे हैं। इस टाइम में ना 1939 का बात हो रहा है यहाँ पे, 1939 का। 1939 में क्या स्टार्ट हो चुका था, ब्रिटेन में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था तो क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया के जो वायसराय थे वो थे लिलिंगथो। आप मुझे इनका नाम अच्छे से याद नहीं है तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, लिलिंगथो थे। ये क्या कह दिए थे, ये जब ये वॉर हो रहा था वर्ल्ड वॉर 2, तो 2 ग्रुप में बढ़ चुका था पूरा दुनिया। तो इसमें ये क्या बोल दिए थे, ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन में पूरा दुनिया को बात कर दिए थे कि इंडिया इज विद द ब्रिटेन, मतलब इंडिया ब्रिटेन के साथ है वॉर में। तो ये वॉर में इंडिया को घसीट दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे इंडिया के जो लीडर्स थे वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। क्यों, अब देखिए ये लोग अब लीडर बन चुके हैं, लीडर मतलब पॉलिटिकल लीडर बन चुके हैं, क्योंकि अब इनके अंडर मतलब इतना बड़ा गवर्नमेंट, मतलब इन लोग देश चला रहे हैं किसी सबके ऊपर, मतलब सबको जवाब देना पड़ता है इन लोग को। तो इन लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि सब इनसे पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, अब तो हम लोग को तो फिर खत्म हो जाएंगे इन लोग को वॉर में हम लोग पीस जाएंगे। तो इन लोगों ने ये से वायसराय को कहा कि आपने ये क्या कर दिया, हम लोग से बिना पूछे आप लोगों ने ऐसा ऐसा कांड कर दिया, हम लोग से एक बार पूछना तो जरूरी था ना। तो बोला चल चल चल, ऐसा करके वो ये कर दिया। फिर उसके बाद बोला, फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर उन लोगों ने अपना मिनिस्ट्री रिजाइन किया। उसके बाद कांग्रेस सेशन जैसा नॉर्मली होता था, कांग्रेस सेशन रामगढ़ में एक कांग्रेस सेशन हुआ, बिहार नहीं सॉरी, झारखंड के रामगढ़ में एक कांग्रेस सेशन हुआ 1939 में। 1939 में एक कांग्रेस सेशन हुआ, तो वहां पे इन लोगों ने फिर से वो चीज के बारे में बात किया कि हम लोग को एक ठीक है, मतलब वो इन लोग ये मतलब ऐसा बोले कि ये वायसराय से मांग किया कि आप ठीक है, आप हम लोग को जोड़े, हम लोग आप लोग अब अपने साथ ठीक है, हम लोग राजी हैं, अगर आप हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे तो, मतलब आप हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना दीजिए, हम उसके बदले आप लोग के साथ मिलने के लिए राजी हैं। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ब्रिटिश क्या करता है, 1940 में 1 अगस्त ऑफर लेके आ जाता है, बोलता है कोई दिक्कत नहीं, हम अभी हम लोग रेडी हैं। तो ब्रिटिश रेस्पॉन्स एक्सेप्टेंस इन द प्रिंसिपल, तो वो एक्सेप्ट कर लिया। तो 1940 में क्या आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या भेजा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा 1 अगस्त ऑफर। अब ये अगस्त ऑफर क्या है, अगस्त ऑफर बेसिकली कुछ नहीं है, उन लोग चाहता था कि इंडिया हम लोग के साथ रहे। बेसिकली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया वो ये में कांग्रेस अपना सेशन में उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए ये लाया गया, बोला कि हम लोग को तो इंडिया का सपोर्ट चाहिए, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ये है मिलिट्री, मतलब उनका हम लोग के यहाँ का लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसीलिए चाहिए हम लोग को इंडिया का सपोर्ट। इंडिया के लीडर्स मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था, अभी इस टाइम तक बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो चुका था ना, अब तो पहले जैसा दुनिया नहीं रहा। तो बहुत ज़्यादा टकरार होता था, ऐसे अगर सब अलग अलग रहेगा तो जापान वाला इंडिया पे आराम से कब्जा कर सकता था। इसीलिए इन लोग बोल रहा है कि अब इन लोग चाहता भी है हम लोग के साथ मिलने का, तो चलिए फिर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगस्त ऑफर लेके आया। अगस्त ऑफर में क्या था, अगस्त ऑफर में काफ़ी कुछ बात है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पढ़ना है। हालांकि मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ। हालांकि इसमें क्या क्या था, एक था डोमिनियन स्टेटस का बात था, फिर और क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी बात था,
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बात था, और क्या था, और कुछ भी नहीं था, और कुछ कुछ था जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इससे देखिए, इससे ना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस खुश हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ना तो खुश हुआ, ना ही मुस्लिम लीग खुश हुआ। क्यों खुश नहीं हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए खुश नहीं हुआ क्योंकि और एक चीज है इसमें, ये सब चीज के बाद, ये सब जो चीज में है वो कब मिलेगा? ये सब चीज मिलेगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिलेगा। वो भी कब? जब उन लोग को पता चलेगा, पता चलेगा मतलब फील होगा, रियलाइज होगा कि हाँ, इंडिया ने हमारा सच में मदद किया है, तभी इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के देगा, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर देगा। तो ये चीज भी था, ये चीज भी एक थोड़ा डाउटफुल लगा इंडिया के लोगों को। तो अब चलिए देख लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये मुस्लिम लीग ने इसे कैसे रिएक्ट किया, क्यों इसे मना किया। पहला तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्यों मना किया? मना करने का रीजन था डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस के लिए क्यों मना किया? इन लोगों ने मांग किया था 1900 मतलब 1929 में पूर्ण स्वराज का। इसके पहले इन लोग मांग करता था किसका? डोमिनियन स्टेटस का। तो इन लोग पूर्ण स्वराज मांग रहा है, फुल्ली इंडिपेंडेंट, और इन लोग डोमिनियन स्टेटस दे रहा है, इसीलिए इन लोगों ने इसे रिजाइन कर दिया, बोला कि नहीं चाहिए, तुम लोग जाओ, भागो यहाँ। फिर मुस्लिम लीग ने क्यों हटाया इसे? मुस्लिम लीग ने इसलिए क्यों नहीं माना क्योंकि इन लोग चाहता था कि पार्टीशन हो। इन लोग का रट लगाया हुआ था, इन लोग कुछ भी नहीं था, इन लोग दिमाग खराब था, पता नहीं क्या हो चुका था, इन लोग को बस चाहिए था पार्टीशन, पार्टीशन, हम लोग को एक अलग, हम लोग को अलग पाकिस्तान चाहिए, हम लोग को अलग पाकिस्तान चाहिए, और कुछ नहीं बस। तो इन लोग का अलग पाकिस्तान इसमें दिख नहीं रहा था, तो इसलिए इसको नो नहीं चाहिए, बोला ठीक है, बोला। और महात्मा गांधी भी बोले कि ये तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद है, दोनों भी बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सब होगा, तो ये कहाँ से ठीक हो रहा है? मतलब सही तो लग नहीं रहा है। हो सकता है कि आप लोग ना दें हम लोग को, ये तो पोस्ट डेटेड चेक जैसा है। ठीक है, अगस्त ऑफर देख लिए, नहीं नहीं चला, अगस्त ऑफर खत्म। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आता है फिर 2 साल बाद क्रिप्स। अब 2 साल बाद क्यों होता है? उन लोग तो चला जाता है, ठीक है, बोलता है छोड़ो, उन लोग वॉर में बिजी था। लेकिन 1932 तक आते आते ना, बेसिकली क्या हुआ था, ये है इंडिया, इंडिया है ये इंडिया में बना रहा हो गया, ऐसे करके ये इंडिया है। और इधर है जापान, ये है मान लीजिए जापान, और इधर कुछ कुछ कंट्री है, क्या क्या कंट्री आपको पता होगा, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ये सारा कंट्रीज है। तो 1942 तक क्या हो चुका था, ये जापान ब्रिटेन के अगेंस्ट था, और ये धीरे धीरे जो, और ये धीरे धीरे इधर इधर बढ़ रहा था, नीचे तरफ बढ़ रहा था, मतलब ये सब जो कॉलोनीज है ये सबको कब्जा कर रहा था। और ये कॉलोनीज आपको पता है ये किसका था? ये सारा कॉलोनीज जो था ना, ये सारा इंडिया, फिर ये जो साउथ ईस्ट एशियन वाला सारा कॉलोनीज किसका था? ब्रिटेन का। तो इन लोग का सारा कॉलोनीज धीरे धीरे करके जा रहा था, कॉलोनीज मतलब गुलाम देश था, तो वो धीरे धीरे जा रहा था। अब अगर जा रहा है तो इससे नुकसान क्या है ब्रिटेन का? नुकसान ये है कि उन लोग का टैक्स सारा पैसा वैसा वो सब चीज इन लोग का कंट्रोल से हट जाता। तो इसीलिए बोला गया कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो ये धीरे धीरे ये सबको पूरा कब्जा कर चुका था। अब बारी था इंडिया का। और अगर इन लोग को पता चल गया था ब्रिटेन को कि अगर इन लोग हम लोग के अलग रहेगा, हम लोग से अगर दोस्ती करके नहीं रहेगा, मतलब हम लोग से अगर मेल मिलाव नहीं रहेगा, तो फिर जापान वाला तो इसे आराम से कब्जा कर सकता है, क्योंकि उन लोग एक दूसरे से मिल सकता है और कब्जा कर लेगा खुद को। तो ये चीज़ का डर था। तो उन लोग फिर से एक ये लेके आया, प्रपोजल लेके आया। तो प्रपोजल में क्या क्या था देख लेते हैं, जो इसे इसे ये भी फेल हो गया था। ये इसमें पहले देख लेते हैं इसमें प्रपोजल में क्या क्या था, हालांकि हम लोगों ने देख लिया कि ये आया क्यों था। तो ये इसमें कौन आया था? ये 1942 में इस क्रिप्स मिशन इसे बोला जाता है। तो इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे, कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से आए थे, ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर थे ये, इंडिया में आए। एक क्या क्या लेके, एक प्रोपोजल लेके आए। तो ये प्रोपोजल क्या बोलता था? दिस ड्राफ्ट सजेस्टेड दैट इंडिया कुड फ्रेम एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ये ड्राफ्ट भी बताता है, ये ड्राफ्ट में भी सब कुछ रहता है, सब कुछ मतलब डोमिनेंट स्टेटस भी रहता है। डोमिनेंट स्टेटस का बात नहीं है क्योंकि ये उस चीज़ का चैप्टर है नहीं। इसमें क्या बोलता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे हम। फिर ये जो जो अगर अलग रहना चाहता है तो उन लोग का अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, मतलब अलग है, मतलब अभी जैसे कि रुके ये मैं बना दे रहा हूँ एक, अरे यार, हाँ ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया है ये। तो इंडिया में मान लीजिए अभी तक, कब तक? 1942 तक। 1942 में अभी पाकिस्तान नहीं बना है, तो अभी तक कुछ कुछ टेरिटरीज हैं, बड़ा बड़े टेरिटरीज हैं जो अलग हो चुके हैं। हाँ, उन लोग अगर चाहता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उन लोग अपना अलग, उन लोग का कॉन्स्टिट्यूशन रहे, ये जो पूरा सारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ ना रहे, तो बोल रहा है कि ठीक है, जो जो अभी एग्जिस्टिंग कंट्रीज है, मतलब स्टेट्स है, उन लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं, प्रोविंसेस को बोला है ऐसा कर। तो इससे इससे ये खुश नहीं हुआ। कौन खुश नहीं हुआ? ये मुस्लिम लीग। क्यों? क्योंकि इन लोग को चाहिए था पाकिस्तान, पाकिस्तान इन लोग के पास अभी था नहीं, और बोला कि जो जो है उन लोग ही बना सकता है, और ऐसे नहीं बना सकता। तो ये तो बहुत दुखी हो गया कि बोला कि हम तब तो मेरा पाकिस्तान बनाने का सपना खत्म। तो ये दुखी हो गया।
और एक चीज क्या था, ये बोल रहा था कि ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे क्यों नहीं माना, मुस्लिम लीग का तो बोल दे क्यों नहीं माना, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसलिए नहीं माना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से उस टाइम ये थे महात्मा गांधी, इन्होंने कहा कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा डेट दिया है जो बाद में, मतलब फ्यूचर का डेट है और अभी दे दिया है वो चेक, तो वो कुछ काम का नहीं है, हो सकता है बाद में वो चीज़ वैलिड ना हो, तो इसीलिए ये चीज़ को भी इन लोगों ने ये कर दिया, हटा दिया। अब इंडिया में चल रहा था इंडिया इंडिविजुअल सत्याग्रह, फिर करो मरो दिल्ली चलो, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, काफ़ी कुछ चल रहा था। इन लोग सोचा था अब तो लोहा गर्म है, मार दो थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या होता है देख लेते हैं फिर आगे क्या। हाउएवर द प्रपोजल फेस्ड ऑपोजिशन फ्रॉम द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग से क्यों अपोजिशन मिला, मैंने आपको बताया, उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दिया गया था, जो बाद में बनेगा उसका नहीं था, और उस टाइम तक पार्टीशन हुआ नहीं था, तो मतलब उस टाइम तक पाकिस्तान बना ही नहीं था, तो उन लोगों को कुछ फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। which wanted India to be divided into two separate autonomous states, each having its own constitution assembly। और ये दे रहा था एक ही constitution assembly, और जो जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज है उन लोग को अलग अलग, मतलब उन लोग बना सकता है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर सकता है, तो ये चीज़ तो नहीं था, तो इस चीज़ से दिक्कत हो गया। अब आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन वाला मैंने नीचे फोटो ऊपर कर दिया है, कैबिनेट कोई नहीं, कैबिनेट मिशन के बारे में देख लेते हैं है क्या, पहले वो तो जानना होगा। कैबिनेट मिशन प्लान, फोटो ऊपर है द टर्निंग पॉइंट। बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान होता क्या है मैं बता रहा हूँ पहले, हाँ फोटो में ही बताते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान अब आता है 1946 का टाइम, 1946 1942 में इन लोग क्रिप्स चला गया था घर, इस टाइम पे इन लोग फिर आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे वॉर चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा वॉर हो रहा था, कहाँ पे, ब्रिटेन में वॉर हो रहा था पूरा, उन लोग उसी में बिजी था। फिर उसके बाद 1940 में 45 में इन लोग का प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हो गया, क्लीमेंट एटली अब आ चुका था, वो लेबर पार्टी के थे, थोड़ा लिबरल थे, अच्छे थे। तो इन लोग बोला कि अब तो इंडिया को हम लोग रूल करने नहीं सकेंगे, अब आप जाइए, उन लोग को जो मांग रहा है वो करा दीजिए, अलग कर दीजिए, खत्म कीजिए, अब हम लोग रूल नहीं करेंगे उस पर, हटाइए उसको। तो बोला ठीक है, तो ये आता है ये 1946 में एक कैबिनेट, पहले तो इलेक्शन कराता है, 1945 में इलेक्शन करवा देता है प्रोविंशियल का इलेक्शन कराता है। फिर उसके बाद 46 में बोलता है कि इन लोग मांग करता है कि प्रोविंशियल में इलेक्शन तो करा दिए, आप ये भी बना दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब यूनियन पे एक कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि हम लोग उस चीज़ से रूल कर पाएँ। तो इन लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बना देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए क्या करता है, 3 को कैबिनेट का मिनिस्टर को भेजता है, 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये इंडिया भेजता है, एरोप्लेन से आता है और बोलता है जाइए बना दीजिए। इन लोग का जो एटली साहब है ना, एटली प्राइम मिनिस्टर, वो भेजते हैं 3 कैबिनेट मिनिस्टर को। इनमें कौन कौन था पहले देख लेते हैं। इसमें एक थे पैथिक लॉरेंस, फिर थे स्टेफर्ड क्रिप्स, और एक थे एवी अलेक्जेंडर। ये क्रिप्स भाई साहब वही हैं और कोई नहीं है, वही जो आप सोच रहे हैं, मतलब थोड़ा देर पहले जो हम लोगों ने देखा। ये आए, ये आने के बाद क्या क्या किया, चलिए देखते हैं, फोटो के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। हाँ पहले पढ़ लेते हैं क्या है। इवेंचुअली टू रिजॉल्व द मैटर ए कैबिनेट मिशन वाज डिस्पैच्ड टू इंडिया। कौन सा मैटर का बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का मैटर, ये और ये मैटर क्या चीज़ में, सिंपल अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया था, नहीं वो तो नहीं हो रहा है, पार्टीशन चाहिए, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो क्या है। तो ये जब आया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इट रिजेक्टेड द मुस्लिम लीग्स प्रपोजल फॉर 2 असेंबलीज बट ऑफर्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर 1 सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये पहला तो इन्होंने ये जो बोल रहा था कि 2 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, इसको रिजेक्ट कर दिया। ये बोला नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, किसने, कैबिनेट मिशन ने बोला, वो जो तीनों आदमी थे वो बोले नहीं हो पाएगा, ये नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा बना देंगे जिससे कि सबको रिप्रेजेंटेशन मिले, एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा बना देंगे, सबको सेटिस्फाई करके रखेगा। तो ये तो इससे ये भी सेटिस्फाई हो ही गया, क्योंकि क्यों सेटिस्फाई हुआ उसका रीज़न दे रहे हैं क्या हुआ, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दे अराइव्ड इन इंडिया ऑन मार्च 24 1946, 1946 मार्च में आए और एरोप्लेन से। लेटर रिलीज देयर प्रपोजल ऑन मई 16, तो मार्च से मई तक इन लोग अपना प्रपोजल दे दिया, और उतना दिन थोड़ा सा देख लिया, रिव्यू किया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मार्च 16 में दिया। फिर दिस प्रपोजल लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर द फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अंडर द इंक्लूसिव फ्रेमवर्क। तो ये क्या किया, ये प्रपोजल से ही हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब इसमें सारा रूल्स रेगुलेशन दिया था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनना है, क्या काम करेगा, वो सब चीज़। अब देख लेते हैं कि इंडिया जो पाकिस्तान वाला है, पाकिस्तान ने, मुस्लिम लीग ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान में था क्या, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे ये तो था, इसके साथ साथ और क्या था, बेसिकली इसमें था कि इसको 3 चीज़ों में 3 ग्रुपिंग कर दिया था। ग्रुपिंग में क्या होता है, ग्रुपिंग में क्या होता है वही बोला कि सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा। सेक्शन ए क्या है, रुको ये तो लिखा हुआ है, मैं फालतू क्यों लिखूंगा फिर। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में कौन सा आएगा,
जो भी हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स है वो आएंगे। सेक्शन बी में कौन आएगा, जो भी मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स हैं, और सेक्शन सी में भी जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स हैं वो आएंगे। मतलब बेसिकली ये इधर का होगा, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स, और ये हाँ इधर का आएगा। तो ये, और इसके साथ साथ और क्या था, मतलब एक इधर एक उधर, हाँ इसके साथ साथ और क्या था, और एक चीज क्या बोल दिया था कि 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 years लेटर, अगर कोई चाहेगा तो ये अपना ग्रुपिंग को चेंज कर सकता है। बेसिकली इन लोग एक, पहले तो देखो प्रोविंस कैसा कैसा है, पहले मैं अच्छे से दिखा देता हूँ प्रोविंस कैसा कैसा है। प्रोविंस, इन लोग तो सबसे पहले तो एक छोटा छोटा प्रोविंस है इसी में, हाँ प्रोविंस है, यहाँ भी ऐसे करके पूरा प्रोविंस है, यहाँ भी इन लोग को एक ग्रुपिंग करते हैं, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, और ये एक ग्रुप, ऐसा बना दिया। अब बोला कि तुम लोग का प्रोविंस का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और ये पूरा ग्रुप का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऐसा बोला। और इसके साथ साथ पूरा एक यूनियन का एक ग्रुप, ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऐसा करके बोला। ऐसा सब जगह होगा, ऐसा भी सारा यहाँ टेरिटरी में एक एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो कि स्टेट लेवल पे, फिर ये ग्रुप का अपना रहेगा, और ग्रुप के साथ साथ पूरा यूनियन का एक रहेगा। तो इससे यूनियन का तो बहुत मतलब पावर ज़्यादा नहीं चल रहा है, क्योंकि जो है ये ग्रुप का ही पावर हो रहा है, ऐसा था। तो इसके साथ साथ और एक क्या चीज़ दिया था कि आप 5 साल बाद अपना ग्रुप चेंज कर सकते हैं, ऐसा बोल दिया था, आप 5 साल बाद अपना ग्रुप चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो 5 साल बाद अगर आप अपना ग्रुप चेंज कर सकते हैं तो इससे मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा खुश हुआ। जिन्ना सोच रहा था कि ग्रुपिंग अगर चेंज कर सकते हैं तो है तो ये भी मुस्लिम स्टेट है, तो बाद में होगा 5 साल बाद हम आराम से, भले ही आज ना हो लेकिन बाद में हम लोग को बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बड़ा एरिया मिलेगा। तो इसीलिए क्या होता है, इन लोग मान जाता है, मुस्लिम लीग मान जाता है, ये सोच के मानता है कि जो बी है, बी तो हम लोग को मिल ही रहा है, सी भी हम लोग को मिल जाए। क्यों, क्योंकि ये बाद में वही बोल रहा है कि ये जो ग्रुपिंग है बाद में आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो ये ऐसा हो के खुश हो गया। हालांकि बाद में ये इसे ग्रुपिंग को कंपलसरी नहीं किया गया, ग्रुपिंग को बोला कि नहीं आप कंपलसरी मत रखिए ग्रुप, मतलब कौन बोला, ये बोला कि ये क्या नाम है, महात्मा गांधी बोले आप ग्रुपिंग को कंपलसरी मत रखिए। ग्रुपिंग को कंपलसरी का मतलब क्या, ग्रुपिंग कंपलसरी मतलब बेसिकली यहाँ पे मान लीजिए पांच पांच गो स्टेट है, हाँ 5 गो स्टेट है, तो ये अगर चाहेगा, ये वाला स्टेट ये अगर चाहेगा, ये मान लीजिए आईएनसी का है, आईएनसी इसमें अपना मेजोरिटी में है, ये अगर चाहे कि नहीं हम इस ग्रुप में नहीं रहना चाहते, हम इस ग्रुप में रहना चाहते हैं, तो वो रह सकता है। इस चीज से कौन दुखी हुआ, ये इस चीज से दुखी हुआ, ये क्या नाम है उनका, जिन्ना। जिन्ना बोला नहीं ऐसे होने से तो नहीं चलेगा, इसको, ये मुस्लिम है, इसको हम लोग को बी में आना होगा, मतलब ये ग्रुपिंग को नहीं छोड़ सकता। अगर ये ग्रुपिंग को छोड़ेगा, मतलब ये देखिए ये मेजोरिटी में था, यहाँ भी मान लीजिए ये भी आईएनसी का ही पार्ट था, ये भी मेजोरिटी में था, यहाँ फिर बीच में एक छेद जो है यहाँ पे भी ये आईएनसी मेजोरिटी में था, ऐसा करके आप मान लीजिए ऐसे करके था। और इन लोग बोलेगा कि इन लोग यहाँ जाएंगे, मतलब क्या होगा, अब मुस्लिम स्टेट बनेगा, मुस्लिम स्टेट नहीं बन पाएगा। मुस्लिम स्टेट कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। इन लोग सोचा था, क्या सोचा था, इन लोग सोचा था कि देखो ये है, इन लोग सोचा ये था, इन लोग सोचा था ये है हिंदू, ये है हिंदू, ये है मुस्लिम, ये है मुस्लिम, तो बाद में क्या करेंगे 5 साल बाद ये और इसको हम मिला देंगे, और मिला देंगे और आराम से हम लोग को 50-50 जैसा मिल जाएगा, मतलब अभी जितना सोच रहे हैं उससे बड़ा पाकिस्तान मिल जाएगा। तो ऐसा सोच के कर रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है, जिसको जो मन करेगा वो वहां रह सकता है, जिससे बाद में दुखी भी होता है वो, लेकिन तब तक वो एक्सेप्ट कर चुका था। तो ये तो समझ में आ गया कि सेक्शन ए सेक्शन बी कैबिनेट मिशन क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, फिर इट रिजेक्टेड मुस्लिम लीग्स प्रपोजल फॉर असेंबली बट ऑफर्ड कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। फिर आया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया, इन लोगों ने फिर भी मान लिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला बात, तो मान लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं। कहाँ गया, दे अराइव्ड इन इंडिया ऑन 24 मार्च को आया। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोला कि हाँ वो पूरा प्रपोजल दिया कैसे बनाना है। तो फिर उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान, कैसे ये फॉर्मेशन हुआ, जैसे कैबिनेट मिशन में कहा गया वैसे ही, वो जो ग्रुपिंग वाला बात था उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी बात था, तो मान लिया। तो ऐसा ऐसा उसमें होगा बोला, तो नवंबर में ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन के तैयार हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफिशियली केम इनटू बीइंग बेस्ड ऑन द प्लान फॉर्मुलेटेड एंड अनाउंस्ड बाय द कैबिनेट, जैसा कैबिनेट मिशन में अनाउंस था वैसे ही इसको बना दिया गया। द फ्रेमवर्क ऑफ दिस प्लान वाज क्लियर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड एज ऑन बिलो। तो ये फ्रेमवर्क क्या क्या था, ये पूरा एकदम स्ट्रक्चर करके नीचे लिखा हुआ है। तो देखो की फीचर्स ऑफ द असेंबली, सबसे पहले हम अच्छे से पहले बता रहे हैं। सबसे पहले तो कैसे बताएं, लिखा हुआ नहीं, ऐसे पहले बताएं। सबसे पहले तो पूरा जो इंडिया है, इंडिया को, इंडिया जो है इंडिया ऐसे है, इसको 389 सीट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल आप सोच लीजिए, 300 389 सीट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे करके 389 सीट्स है।
389 सीट्स है, और ये एक सीट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, एक सीट रिप्रेजेंट करेगा 10 लाख आदमियों को, 10 लाख आदमियों को रहेगा। इसमें हिंदू भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, सारा कम्युनिटी का रहेगा। ठीक, अब थोड़ा सा और थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सारा ही ये ब्रिटिश स्टेट में ही पहले से डिवाइडेड था, कुछ कुछ प्रिंसियली स्टेट था। प्रिंसियली स्टेट्स मतलब क्या, प्रिंसियली स्टेट्स मतलब ऐसा स्टेट जो अभी भी राजा के कंट्रोल में था, जो अभी भी राजा के कंट्रोल में था। और उन लोग क्या करते थे, प्रिंसियली स्टेट्स वाले राजा के कंट्रोल में, मतलब वो उन लोग खुद अभी भी राज कर रहे हैं, उन लोग के पास काफी ज्यादा एरिया होता था, उन लोग बस टैक्स भरते थे। किसको टैक्स भरते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स भरते थे, और उसके बदले उन लोग राजगद्दी संभालते थे। तो ये बस था, तो उन लोग को भी ऐड करना था। तो इन लोगों ने क्या किया, क्या किया देखते हैं। इन लोगों का कितना अभी मेंबर है, 389 है ना। देखते हैं क्या, 389 सीट्स में डिवाइड कर दिया इंडिया को, 389 सीट्स। अब 389 सीट्स में क्या करता है, 296 सीट्स देता है ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस मतलब जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में था, जहाँ पे ब्रिटिश का रूल था, जहाँ पे जो जो प्रोविंसेस था वो था, मतलब ब्रिटिश पूरा उस पर अपना कंट्रोल से उसको चलाता था। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, 93 सीट्स। 93 सीट्स किसके लिए, प्रिंसियली स्टेट्स। प्रिंसियली स्टेट्स को तो नहीं ना छोड़ सकते, प्रिंसियली स्टेट्स को छोड़ देंगे फिर बाद में यूनाइटेड इंडिया कैसे होगा। प्रिंसियली स्टेट्स को दिया गया, प्रिंसियली स्टेट्स को दिया गया। और क्या, और इसमें से जो 296 स्टेट्स है और ये 93 है, 296 वाला इलेक्टेड होगा, इलेक्टेड, इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होगा, इसमें जो भी चुने जाएंगे सीट्स में वो इलेक्टेड होंगे। और ये 93 प्रिंसिपल स्टेट्स, ये इलेक्टेड नहीं होगा, ये नॉमिनेटेड होगा। अब आप ही सोचिए ना, ये राजा है तो यहाँ पे क्या इलेक्शन होगा, तो ये नॉमिनेटेड होगा। तो इलेक्टेड वाला कैसे इलेक्टेड होगा, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली कैसे, जैसे हम लोग के यहाँ पे किसका चुनाव होता है इनडायरेक्टली, राज्यसभा का, वैसे ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। इनडायरेक्टली इलेक्टेड और किसका होता है, इसका प्रेसिडेंट का, वैसे ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब क्या, एमएलए वोट करेंगे, एमएलए 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 वोट करेंगे, एमएलए ही चुनेंगे किसको, ये वाले सीट्स को, जो 389 सॉरी 296 जो सीट्स हैं उसको कौन चुनेंगे, एमएलए चुनेंगे। मतलब हर एक स्टेट से, मतलब जो जो खड़ा होगा उन लोगों को ये चुन के 296 सीट्स को चुना जाएगा। और ये क्या 93 सीट्स वाला क्या करेगा, 93 सीट्स वाला करेगा क्या, इन लोग भेजेगा अपना 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 जो भी अच्छा आदमी उसका लगेगा, हो सकता है वो अपना मंत्री को भेज दे, हो सकता है अपना दोस्त को भेज दे, हो सकता है अपनी बीवी को भेज दे, किसी को भी जिसको मन करेगा वो उसको भेज देगा। तो भेज देगा, जाइए जी बोलेगा, देखिए वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुछ कुछ बन रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है, आप जाके संभालिए, ऐसा करके भेज देगा। कोई भी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन को अपने तरफ से भेज देगा। तो ठीक है बोला, ऐसे करके रिजर्व करके बना दिया गया था। तो within 296 British Indian states, 292 were to be selected from 11 governor province and 4 members were to be represent 4 chief commissioner province, one from each। तो ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या बात किया था, 389 बात किया था, जिसमें से 296 और इधर था कितना था 93। तो ये तो आप अलग कर लीजिए, प्रिंसिपल स्टेट्स वाला जो ये 296 था, ये 296 में से क्या बोल रहा है, 292 ये था ब्रिटिश प्रोविंस और ये था कमिश्नर प्रोविंस, मतलब ये भी ब्रिटिश के अंडर ही था, लेकिन ये चीफ कमिश्नर के अंडर रहता था। बेसिकली ये है क्या, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बता रहे। ये जो है ये नॉर्मल वाला जो स्टेट है जहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे भी लोग ही रहते हैं, लेकिन ये मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे जो ऑटोनोमी दिया था ना 1935 में, वो इसमें मिला था 2892 में, इसमें नहीं मिला। बेसिकली इसमें कौन कौन सा स्टेट आता है, इसमें आता है दिल्ली, फिर आता है ये बलूचिस्तान, कुर्ग, अजमेर, मेवाड़, इसमें ऐसा ऐसा स्टेट्स आता है जहाँ पे मतलब जो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। दिल्ली जैसे अभी के टाइम पे यूनियन टेरिटरी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसा ही चीज है चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब चीज को चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंडर रखा जाता था। बेसिकली वहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं होता है, नो लेजिस्लेचर, रुको, यहाँ पे नो लेजिस्लेचर नो ऑटोनोमी, कोई ऑटोनोमी नहीं रहेगा, जो जो चीज मिलता था वो सब कुछ नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक आदमी रहेगा, ये एक टाइप का मिलिट्री रूल बोल सकते हैं, मतलब एक मतलब मिलिट्री रूल नहीं बोलेंगे इसको, सेंटर से ये होता था, कंट्रोल होता था सेंटर से। तो ये सब चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट से कंट्रोल करते थे। और यहाँ पे ऑटोनॉमी मिलता था, 1935 वाला सारा एक्ट इसमें लगता था। फिर ऑटोनॉमी था, लेजिस्लेचर था, इसमें लेजिस्लेचर था, फिर ये लोगों से वोट किया हुआ था। ठीक है, ये सब चीज़ तो जान लिए, इसमें अपना कंट्रोल होता था, ऑटोनॉमी तो बोल ही दिए। तो ये है चीफ कमिश्नर प्रोविंस और ये प्रोविंस। तो ये क्या क्या है, 292 जो मेंबर्स थे वो 11 गवर्नर प्रोविंस आए थे, गवर्नर प्रोविंस जिसमें गवर्नर होता था। तो मतलब वही जो हम बात करें 292 वाला, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, पंजाब, बंगाल, आसाम, NWF,
NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। बेसिकली ये एक टाइप से आप सोच सकते हैं, अगर सोचना चाहेंगे कौन सा वाला पार्ट, लाहौर वाला पार्ट, सिंध, ये सब चीज़ आएगा गवर्नर प्रोविंस, ठीक है। और सेंट्रल प्रोविंस ये तो हो गया चीफ गवर्नर प्रोविंस, जिसमें कोई ऑटोनॉमी नहीं है, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। अब देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। सीट्स वे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनली, ये 1 लाख पे एक सीट, 10 लाख पे एक सीट दिया गया है, सॉरी हाँ, 10 लाख पे एक सीट, ठीक है। रिप्रेजेंट करेगा 10 लाख आदमी को, एक सीट रिप्रेजेंट करेगा। इन ईच ब्रिटिश प्रोविंस सीट्स वेर फर्दर सब डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 मेजर कम्युनिटीज। और जो बेसिकली जो 290, जो हम लोग इतना बड़ा इंडिया का बारे में पढ़े, इंडिया के बारे में, ये जो इसमें हम लोग देखे 296 स्टेट्स था, 296 स्टेट्स में ये सीट्स में ये सबको रिप्रेजेंट करेगा। मुस्लिम को भी, जनरल मतलब हिंदू रहता है उसमें जनरल, फिर मुस्लिम, मुस्लिम के लिए भी कुछ सीट्स, सिख्स के लिए भी कुछ सीट्स। अब ये कैसे होगा, जहाँ पे मान लीजिए कि यूपी है, यूपी में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हिंदू है, तो हिंदू के लिए थोड़ा ज़्यादा सीट रहेगा, ज़्यादा सीट रहेगा। मान लीजिए यूपी में 55 सीट दिया गया है, 55 सीट यूपी से आएगा, इसमें से 40 सीट या हिंदू का रहेगा, 13 सीट किसका रहेगा, मुस्लिम का रहेगा, और 2 सीट अदर या सिक्स, ऐसा करके कुछ कुछ रहेगा। तो ऐसे करके बनाया गया ताकि मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स दिया गया ताकि सबको अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। सीट्स वेर फर्दर सीट सब डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कम्युनिटीज, बता दिए। each communities would elect its representative from its legislative assembly members। तो ये लोग क्या करेंगे, जो सारा कम्युनिटीज है, इन लोग मान लीजिए कि ये यूपी का बात करें, यूपी है ये, यूपी में कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम एमएलए हैं, मतलब कुछ एरिया में मतलब एरिया नहीं सॉरी, कुछ मुस्लिम एमएलए हैं, कुछ हिंदू, कुछ ये तीनों हैं। तीनों में से क्या करेगा, तीनों कम्युनिटी अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स, मतलब बेसिकली आप मान लीजिए कि ये हिंदू मेजोरिटी है, हिंदू मेजोरिटी, हिंदू मेजोरिटी होगा तो क्या करेगा, ये जो हिंदू वाला, जो यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी होगा तो आईएनसी वाला का पावर ज़्यादा चलेगा। आईएनसी वाला अपना सेलेक्टेड चुन लेगा, 40 को एमएलए चुन लेगा, 40 को चुन लेगा, बोलेगा कि हम चुन दे रहे हैं, आप लोग इसको वोट दे दीजिएगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चुना जाएगा। और कुछ कुछ ऐसा स्टेट्स होगा जहाँ पे मेजोरिटी नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे 40 को सीट है, मान लीजिए 40 को सीट है, यहाँ पे हो सकता है 50 आदमी खड़ा हो जाए। 50 आदमी कैसे, 40 तो ये खड़ा कर दे, कोई कुछ ये भी खड़ा कर दे, कुछ ये भी खड़ा कर देगा, कुछ ये भी खड़ा कर देगा, और इसमें से फिर बोल दिया जाएगा कि आप लोग चुन लीजिएगा अपना अपना पार्टी को, कि इसको वोट दीजिएगा। तो ऐसा करके क्या होगा, 40 को का ही वोटिंग होगा, 40 को लोग ही जीतेंगे, 40 को लोग उस इलेक्शन में, मतलब उस सीट के लिए भाग होंगे, सीट में सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, इस इलेक्शंस वेर हेल्ड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये क्या है देख लेते हैं। बेसिकली मान लीजिए कि यूपी का ही बात करते हैं, यूपी का बात करें, यहाँ पे यूपी में 55 सीट था, अरे यार 55 सीट था, 55 सीट में मान लीजिए हिंदू का 40 सीट, 40 सीट में से हम एक सीट का बात करते हैं। अब एक सीट के लिए मान लीजिए कि तीनों कम्युनिटी से एक एक आदमी खड़ा है, ये ए है हिंदू से, ये हिंदू, ये मुस्लिम और ये सिख, ठीक है। अब एक एमएलए है, एमएलए है, मान लीजिए वो हमको नहीं पता वो कौन सा एमएलए, मतलब हिंदू का है कि मुस्लिम का है कि कहाँ का है, हमको नहीं पता। वो क्या करेगा, वो ऐसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में बता रहे हैं तो साफ साफ जानिए, ये ऐसे वोट देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक को वोट देना पड़ता है, इसमें ऐसा सोचा जाता है कि आपको कौन ज्यादा पसंद है, कौन कम पसंद है, कौन एकदम ही नहीं पसंद है कि नहीं इसको तो आना ही नहीं चाहिए, ये ऐसे वोट देगा, A B C ऐसा करके देगा। दूसरा वाला कोई और दूसरा आएगा, दूसरा आदमी, दूसरा एमएलए आएगा, वो भी वोट देगा, वो ऐसा वोट देगा B A C। तीसरा आएगा, तीसरा एमएलए, वो बोलेगा कि नहीं A C B ऐसा देखेगा। तो इसमें देखेगा जिसको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, टॉप वाला पोजीशन जिसको ज्यादा मिला है उसको चुना जाएगा, उसको मतलब फर्स्ट माना जाएगा। और इसके साथ साथ एक और चीज होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में, उसको मैंने बताना भूल के, याद कर लिए, अच्छा हुआ याद है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में एक लिमिटेड ये भी होता है, कोटा सिस्टम होता है। कोटा सिस्टम क्या होता है, अगर आपको जानना है ना तो आप थोड़ा वेट कीजिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसे एकदम अच्छे से बताऊंगा। कोटा सिस्टम होता है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ वोट तो होना ही चाहिए आपके पास, लिमिटेड नंबर ऑफ वोट होना ही चाहिए। मतलब मान लीजिए कि कितना 15 वोट इतना होना ही चाहिए, एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, हाँ इतना वोट होना ही चाहिए। इससे अगर आप कम वोट ला रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक वहां पे हार गए, आपका वोट कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले में बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ था। तो चलिए आगे देखते हैं। और अगर आपको समझ नहीं है तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये इसका पूरा चैप्टर है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे। हालांकि अगर नहीं पता तो इतना तो बता दिया कि ये प्रीफरेंशियल वाला चीज़ है। सेकंड में फिर वो आ जाएगा, फिर थर्ड में जो ये सी वाला है वो आ जाएगा। अब देखते हैं, ये भी हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
फिर द प्रिंसिपली स्टेट्स हैड ए डिफरेंट प्रोसेस, प्रिंसिपली स्टेट्स का डिफरेंट प्रोसेस होता है, क्या होता है, उन लोग नॉमिनेट करके भेजता है, द रूलर्स वर गिवन द अथॉरिटी टू नॉमिनेट देयर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टेड ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस, इलेक्शन इन लोग का नहीं होगा, इलेक्शन होगा ही कहाँ से, मोनार्कियल सिस्टम है वहाँ पे। तो ये इससे अगर देखा जाए तो आधा आदमी नॉमिनेट होके जा रहा है, कौन आदमी, प्रिंसिपली स्टेट वाला नॉमिनेट होके जा रहा है, ये इलेक्टेड होके जा रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड कहा जाता है। पार्शियली नॉमिनेटेड मतलब प्रिंसिपली स्टेट वाला नॉमिनेटेड है और ये वाला इलेक्टेड है, इसलिए पार्शियली इलेक्टेड, ठीक है। ऑल्सो द इलेक्टेड मेंबर्स वेर इनडायरेक्टली चोजन, इन इलेक्टेड मेंबर्स भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चूज किए हुए हैं, बेसिकली क्या हुआ है मैं बता रहा हूँ। 1946 में 1946 45 46 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था, प्रोविंशियल इलेक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप सोच लीजिए कि स्टेट का इलेक्शन हुआ था, स्टेट का इलेक्शन, स्टेट का इलेक्शन में एमएलए लोग चुने गए थे, उन्होंने उन्हें किसने चुना था, हम लोगों ने चुना था, पीपल, पी ई पी ओ पी पी ओ पी एल, पीपल, पीपल लोगों ने चुना, सॉरी यार, पीपल लोगों ने किससे चुना था, हम लोगों ने एमएलए को चुना था, एमएलए मतलब ये हम लोग एकदम नीचे वाले हम लोगों ने चुना। अब ये एमएलए किसको चुन रहे हैं, एमएलए चुन रहे हैं वो जो 290 सीट्स हैं, 296 सीट्स हैं वो उसको चुनेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 296 सीट्स को चुनेंगे, ये इनका जो स्टेट में जिनको जो जो खड़े हैं उनको चुनेंगे कि जाइए आप वहां पे जाके बैठिएगा, बस सिंपल। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, इनडायरेक्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्ट इसको वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग इसको पहले वोट दे रहे हैं और ये जाके यहाँ वोट दे रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन ही है, डायरेक्ट तो नहीं है, ठीक। इनडायरेक्टली चोजन प्रोविंशियल असेंबलीज कास्ट द वोट्स, ठीक है। आगे देखते हैं इलेक्शन एंड एयरली रिजल्ट्स, क्या कैसा कैसा रिजल्ट रहा। अब इलेक्शन तो हो गया, इलेक्शन कैसे हुआ, इलेक्शन हुआ कि द इलेक्शन फॉर द 296 ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स वेर हेल्ड ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त, इलेक्शन जुलाई अगस्त में हुआ। आउटकम क्या आया, बेसिकली पहले तो मैं फिर से क्लियर कराऊंगा, 389 सीट्स था, जिसमें से 93 प्रिंसिपली स्टेट्स था, प्रिंसिपली स्टेट्स में नो इलेक्शन, और इसमें इलेक्शन होगा, ये ब्रिटिश प्रोविंस में इलेक्शन होगा, तो ये कितना है 296। अब 296 में कौन कौन बड़ा बड़ा पॉलिटिकल पार्टी था, एक था आईएनसी, एक था ये मुस्लिम लीग, और कुछ कुछ इंडिपेंडेंट थे जैसे कि अकाली दल, फिर बी आर अम्बेडकर, कुछ कुछ ऐसे ऐसे थे, उन लोग अपना अपना लड़ेंगे। तो देखते हैं कैसा जीत हुआ इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो सीट्स थे उसमें देखो 2808 सीट्स किसको मिल गया, कांग्रेस पार्टी को मिल गया, इसको कितना मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिल गया और अदर्स को 15 सीट्स मिल गया, तो ठीक ही है, कांग्रेस पार्टी तो इसमें एकदम बल्ले बल्ले एकदम पूरा राजा जैसा रहेगा, अच्छा खासा सीट मिल गया। और 93 सीट्स तो ये तो प्रिंसिपली ये नॉमिनेटेड था, तो ये नॉमिनेटेड है तो ये इन लोग वैकेंट ही रहा, इन लोग ने किसी को भेजा ही नहीं। हाँ बोल रहा है, मतलब इन लोग क्या है बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आप लोग क्या कर रहे हो। और बेसिकली अभी भी ब्रिटिश का रूल था ना, तो इन लोग को डर था कि अगर हम लोग इसमें घुस जाएंगे तो हो सकता है हम लोग का जो ये है जमीन है ये छीन जाए, इन लोग अगर मांग कर दे कि नहीं आप लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, लैंड सब में बांटिए, सोशल जस्टिस का बात करें, तब दिक्कत है ना, इन लोग का सारा जमीन जाएगा, इतना पुरखों से खा रहा है इन लोग, फिर फ्री में खा नहीं पाएगा, तो उस चीज़ का दिक्कत था, ठीक है। फिर इसमें क्या है, ये डाइवर्सिटी इन द असेंबली, असेंबली में हर तरीके के लोग रहते थे, हर तरीके का मतलब हर कम्युनिटी के, इसमें कोई भी, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इससे क्या हो रहा है सारे कल्चर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इवन दो द असेंबली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द सिटीजन, जबकि ये बोल रहा है कि ये सिटीजन्स के द्वारा चुना गया नहीं था, लिमिटेड वोटिंग राइट्स ही था, ये लिमिटेड वोटिंग राइट्स, जो प्रोविंशियल असेंबली जो हुआ था ना, प्रोविंशियल जो इलेक्शन हुआ था वो भी सबको सबको ही उसमें वोट नहीं दिया था, उसमें भी 14% ही इंडियंस वोट दिए थे। 14% का मतलब क्या, वो एक एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया था, जिसमें कि मतलब आप अगर आपके पास एक लिमिटेड क्वालिफिकेशन हो, जैसे कि ग्रेजुएशन पास, ऐसा वो आदमी वोट दे सकता है, या फिर आप टैक्स भरते हैं तो आप वोट दे सकते हैं, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी आपके पास काफ़ी अच्छा है तो आप टैक्स भर सकते हो, तो आप इलेक्शन में मतलब वोट कर सकते हो। तो ये एक लिमिटेड ही था एक तरीके से, लेकिन इसमें भी फिर भी ये दिखा रहा था कि सारा रिप्रेजेंटेशन है, इट रिफ्लेक्ट्स वाइड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, पारसी भी थे, एंग्लो इंडियन भी थे, शेड्यूल कास्ट भी थे, शेड्यूल ट्राइब्स भी थे, वोमेन्स और वेरियस कम्युनिटीज भी थे, अच्छा बात है, मतलब सारा कुछ है। द असेंबली वाज फिल्ड विथ की पर्सनैलिटीज मतलब काफ़ी बड़े बड़े हस्तियाँ थी, इंटेलेक्चुअल्स मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो दिमाग से सोचते थे, काफ़ी अच्छा जो दूर का सोचते थे उन लोग थे। लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा पार्ट लिए थे उन लोग भी थे, जिससे कि लोगों को और ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि इतना जो इन लोगों ने कष्ट सहा है उन लोग भी हैं। दो नोटेबली महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस बॉडी, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे, महात्मा गांधी का ये मानना था ना कि ये अब बर्बाद हो चुका है,
इन लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस अब ये हो चुका है, पॉलिटिसाइज हो चुकी है, मतलब इन लोग को नशा चढ़ चुका है पॉलिटिक्स का। इन लोग को लग रहा था कि नहीं, अब ये सब मोह माया में घुस गए हैं, अब इन लोग सोच रहे हैं कि इंडिया पे कैसे राज किया जाए, यही चीज़ पे ध्यान है इन लोग। अब कुछ नहीं हो सकता इन लोग का, तो इसलिए बोला कि नहीं हम इस पे पार्ट नहीं लेंगे, ये हट गए, ये बोला हम नहीं लेंगे पार्ट। ठीक है। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट गैदरिंग ऑफ द असेंबली, फर्स्ट गैदरिंग क्या हुआ था, जब पहली बार मीटिंग होता है ना, फर्स्ट सेशन जैसे हम लोग का होता है, तो ये इसके बाद इलेक्शन होता है, तो ऐसे ही इसमें भी फर्स्ट गैदरिंग हुआ असेंबली का, सब आया। फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, पहला कब गैदरिंग हुआ, 9 दिसंबर में हुआ। फिर क्या है, हाउएवर ड्यू टू पॉलिटिकल स्टैंड द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द इनॉग्रेशन सेशन। एक तो देखो ये बोल रहा है कि ये पहले बात तो ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि ये बॉयकॉट कर दे, ये मुस्लिम लीग आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, इसके रीजन क्या है नहीं आने का? रीजन पहला तो देखिए इन लोग का अच्छा खासा वोट मिला, लेकिन मेजोरिटी में तो आईएनसी है, और पार्टीशन का बात नहीं था इसमें, पार्टीशन का बात नहीं था, और आईएनसी जीत चुकी थी, तो इन लोग को एकदम साफ साफ पता चल रहा था कि अब तो ये हम लोग को पाकिस्तान बनने देगा ही नहीं, पाकिस्तान इन लोग बनने नहीं देगा, तब हम लोग का तो कहानी ख़त्म है, तब हम लोग इसमें क्यों जाएं। और मुस्लिम लीग बना ही इसलिए कि हम लोग पाकिस्तान बनना है, और हम लोग मतलब मुस्लिमों के लिए लड़ना है, ऐसा सोच के सब मुस्लिम मतलब मुस्लिम लीग जीता था इसी चलते कि मतलब इसी उन लोग जो इलेक्शन कर रहा था ना, तो जो रैली चलता है, रैली में मांग ही किया था कि हम लोग अगर आपको पार्टीशन चाहिए, अगर आपको पाकिस्तान चाहिए, तो आप हम लोग को वोट दीजिए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कैसा वोट किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वोट नहीं मतलब रैली किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऐसे रैली किया था कि अगर आपको पार्टीशन को रोकना है, अगर आपको पाकिस्तान बनने से रोकना है, अगर आपको यूनाइटेड इंडिया चाहिए, तो आप हमें वोट दीजिए। तो ये तो पूरा एकदम खिलाफ हो जा रहा है इसके, तो और इधर आईएनसी जीत चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब दिक्कत है, इसीलिए इसने बॉयकॉट कर दिया, बोला नहीं जाएंगे, हालांकि बाद में जाना पड़ता है, मतलब बाद में मतलब फिर कभी, इनोग्रल उस दिन नहीं गया। एज ए रिजल्ट ओनली 207 members were present and participated on that historic day। तो इसके कारण क्या हो रहा है, सिर्फ 207 मेंबर ही आए, 207 की क्यों आए हैं, 207 मेंबर ही है। प्रिंसिपल स्टेट्स जो था ना, उन लोग भी ज्वाइन नहीं किया था, उन लोग भी बोल रहे क्या है वह, ऐसा करके छोड़ दिया। अब थोड़ा देखिए क्या है, टेम्परेरी चेयरमैन फ्रेंच स्टाइल, बेसिकली ये अभी भी होता है, अभी ये क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर का बारे में आप सुने होंगे, प्रोटेम स्पीकर नहीं समझते हैं तो छोड़ दीजिए, हम आगे पढ़ाएंगे। बेसिकली वही है कि जो एजेड आदमी है, एजेड आदमी मतलब अभी आया, अभी इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें तो काफ़ी लोग हैं, सब तो ऐसे बुड़ 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 बकवास करेगा, तो उसको भी तो कंट्रोल करने के लिए किसी को चाहिए ना, जो ऑर्डर ऑर्डर बोलेगा, चुप 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 बोलेगा, सबको बोलेगा अब तुम बात करो, अब तुम बात करो। तो इसको कैसे चुना जाए, तो फ्रेंच स्टाइल में इसे चुना गया। फ्रेंच स्टाइल क्या होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंच में कि फ्रेंच का पार्लियामेंट में जो भी सबसे ज़्यादा ये होता है, मतलब वरिष्ठ होता है, जो मतलब सबसे ज़्यादा एजेड होते हैं, उन्हें चुना जाता है ये में एक चेयरमैन या स्पीकर की तरह। अभी के लिए तो हम लोग स्पीकर या चेयरमैन सोच सकते हैं, तो उस टाइम पे चेयरमैन था, तो चेयरमैन के लिए फिर ये जो सबसे एजेड है उन्हें चुना गया। तो कौन चुने गए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा चुने गए टेम्परेरी चेयरमैन। उन्हें कहा गया कि आप इलेक्शन करवाइए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होके कौन चेयरमैन बना, परमानेंट चेयरमैन। परमानेंट चेयरमैन में कौन आया, 11 दिसंबर 1946 ये इलेक्शन हो चुका था, 9 दिसंबर को पहला बार इनॉग्रल सेशन था, फिर 2 दिन बाद ही इलेक्शन होके खत्म हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, उन लोग मतलब जीत गए इलेक्शन में, जो अंदर में इलेक्शन हुआ कि आप किसको चेयरमैन बनना चाहिए, तो सभी लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वोट दिया। बेसिकली आईएनसी का पार्ट था, तो आईएनसी की तरफ से ये जीत गए, आईएनसी की तरफ से मतलब आईएनसी मेजोरिटी में था, तो इनको जिता दिया, बस वही है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में सॉरी छोड़ो हटाओ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट चेयरमैन बन गया। फिर क्या है, लेटर ऑन 25 जनवरी 1947 एच सी मुखर्जी वॉज चोजन एज द वाइस प्रेसिडेंट, एच सी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट क्यों, क्योंकि उनका काम बढ़ रहा था। ठीक है, इवेंचुअली द असेंबली एग्रीड टू हैव 2 वाइस प्रेसिडेंट। अब ये 2 वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया, बेसिकली काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इन लोग को बहुत कुछ करना था, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था, उसके साथ साथ देश को भी चलाना था। देश इन लोग चला नहीं पा रहा था, इन लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, एक आदमी कर नहीं पा रहा था। पहले तो राजेंद्र प्रसाद थे अकेले, वे अपना काम नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये वाइस प्रेसिडेंट आया, दोनों मिलके भी काम नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद फिर और एक वाइस प्रेसिडेंट लाया गया। अब क्या बोल रहा है कि आप कुछ काम संभालिए, हम कुछ काम संभालते, कुछ काम एच सी मुखर्जी संभालेंगे, कुछ काम ये संभालेगा कौन, वीटी कृष्ण कर्मचारी संभालेंगे। मतलब ऐसा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला संभालेगा और ये संभालेगा
सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का संभालेगा, और ये संभालेगा लॉ बनाने का, मतलब कुछ रूल्स, रूल्स मतलब कानून कैसे काम करेगा उसके लिए। ठीक है। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंडियाज गाइडलाइन लाइट। अब ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया। बेसिकली ये ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें ये सब चीज़ तो होना ही चाहिए। और इसमें ऐसा ऐसा चीज़ को डाला गया कि जिससे कोई भी जो ये है पार्टी है वो इससे नाराज नहीं हो पाई, इस पे मतलब अपना रुको बोल के ऐसा नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि सारा इसमें अच्छा अच्छा बात ही लिखा हुआ था, कुछ भी बुरा बात लिखा ही नहीं था। तो सब ने इसे मान लिया। तो हालांकि इसमें सारा अच्छा अच्छा बात था, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। बेसिकली इसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा तो उसमें आप ये सब जो चीज़ है इसको इंक्लूड कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आप ध्यान में रख के ये सब चीज़ को इंक्लूड कीजिएगा। तो ठीक है, क्या क्या बात किया, ये मतलब अपना मुंह से बोला कि ये होना चाहिए। एक स्पीच दिया 13 दिसंबर 1946 में, जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस ए बोल्ड एंड हिस्टोरिक प्रपोजल टू हाउस, हाउस में ऐसा स्पीच दिया। नॉन एज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, लेइंग डाउन द कोर फिलोसफी एंड डायरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेमवर्क। बेसिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे बात थे, कोर फिलोसफी था, और इसमें बताया गया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है वो सब चीज़। तो रिजोल्यूशन में क्या क्या था, रिजोल्यूशन डिक्लेयर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। क्या क्या प्रिंसिपल्स था देख लेते हैं। द पिलर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, पिलर्स क्या क्या है, मतलब इसमें बात क्या क्या किया गया है। इंडिया विल बी प्रोक्लेम्ड एज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट सोवेरेन रिपब्लिक। इंडिपेंडेंट इंडिया बोल रहा है कि आप खुद को इंडिपेंडेंट सोवेरेन रिपब्लिक घोषित करेगा। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद, सोवेरेन मतलब बाहर से कोई इसका डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। आप ब्रिटिश अपना जो माथा में ब्रिटिश बैठ के रहता था वो चीज़ नहीं होना चाहिए, और ये एकदम आज़ाद है। फिर रिपब्लिक क्या है, इंडिया में भी हेड होगा। हेड होगा मतलब हेड एक जैसे कि ब्रिटेन में होता है हेड, मतलब राजा टाइप का वो होगा, बट इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड, इलेक्टेड का मतलब अब क्या, इलेक्टेड का मतलब अब इसमें नॉर्मल आदमी भी चुन के जा सकता है। मतलब अब कोई अगर आम आदमी भी राजा बनना चाहे तो वो बन सकता है। जैसे कि अभी का है कौन, ये जो मुर्मू जी है हमारे, तो वो क्या है, वो आप अगर जानेंगे उनका बैकग्राउंड तो वो काफ़ी ज़्यादा ही एसटी, मतलब बहुत लो बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कि एसटी एससी में एकदम मतलब बहुत लो लेवल है उस जगह का। आप अगर आप देखेंगे वीडियो तो आपको समझ आएगा कि वो कैसा जगह है, और वहाँ से वो इलेक्ट होके गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका रिपब्लिक होने का कितना वैल्यू मिला, किसको राजा बनने का हक भी मिल गया। तो ये भी हो गया। फिर और क्या, फिर सोवरेन रिपब्लिक एंड हर गवर्नेंस विल बी गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय हर ऑन पीपल। और जो बोल रहा है जो गवर्नेंस होगा, जो रूल चलेगा, वो जो दुनिया मतलब इंडिया में, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, मतलब अरे यार रुको, जो रूल होगा वो रूल किसका होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा, हमारे लोग बनाएंगे, हमारे लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसी से रूल किया जाएगा। सब खुश, बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलो खुश। और कोई कोई चुप भी हो गया, मुस्लिम लीग चुप हो गया। ऑल टेरिटरीज कंप्राइजिंग ब्रिटिश इंडिया, जितना भी टेरिटरीज है इंडिया में, इंक्लूड कंप्राइजिंग ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट्स एंड एनी अदर रीजन्स विलिंग टू यूनाइट सेल फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया। जितना भी टेरिटरी है अभी, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया हो या फिर इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स बोल दिया मतलब वो प्रिंसिपल स्टेट्स का बात कर दिया, प्रिंसिपल स्टेट्स भी मतलब उसमें इंक्लूड हो गए। और कोई स्टेट्स जो चाहता है कि हम लोग इंडिया में आ जाए, जैसे कौन सा, जैसे हम लोग को बाद में सिक्किम आया था, इन लोग हालांकि दिया ये चीज़ इसलिए था क्योंकि इन लोगों को पता था कि जो पुर्तगाल है गोवा को छोड़ के जाने वाला है, जा सकता है कभी भी जा सकता है, तो इसीलिए ये विलिंग वाला रख दिया कि अगर चाहेगा तो आ सकता है। ठीक, दीज यूनिट्स whether retained all boundaries or adopting new ones shall have autonomous powers except for those granted to the union। तो ये बोल रहे हैं जो यूनिट्स होंगे, चाहे इनका नया बाउंड्री हो या जो मतलब अभी वाला जो बाउंड्री हो या फिर बाद में अपना नया बाउंड्री बनाए, इन लोगों के पास अपना पावर होगा, अपना ऑटोनोमस लेजिस्लेचर होगा, सब कुछ होगा, एकदम ऑटोनोमस जिएंगे इन लोग, खाली कुछ पावर यूनियन को दे दिए जाएंगे। ठीक है बोला। all powers and authority of the independent republic and its institution will be derived from the people themselves। जितना भी पावर्स और अथॉरिटी जो हम लोग को मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट को मिलेगा, वो कहाँ से आएगा, पीपल से आएगा, पीपल से ही हम लोग लेंगे। मतलब पीपल, और पीपल क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन सेल गारंटी टू ऑल सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करेगा। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ इस कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा ना उसमें ये सब चीज़ इंक्लूड होना चाहिए, इसीलिए ये चीज़ को दिया गया है। तो बोल रहे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा, जस्टिस होगा। जस्टिस कैसा कैसा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। हालांकि हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस मतलब जस्टिस के बारे में आगे आगे इसका है, लेकिन फिर भी अगर हम बता दे रहे हैं, बेसिकली इसमें बोला जा रहा है कोई अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई बहुत छोटा आदमी है, तो क्या करेगा सरकार,
जो बड़ा आदमी से टैक्स लेके किसको देगा, जस्टिस करेगा, जो गरीब आदमी है उसको देगा, उसको जस्टिस, सोशल जस्टिस उसको बोलते हैं, मतलब इकोनॉमिक जस्टिस भी बोल सकते हैं, मतलब उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, एम्पावर करेगा, जस्टिस न्याय दिलाएगा। ऐसा नहीं हो कि इनइक्वालिटीज हो गया बहुत ज्यादा, उन लोग अमीर हो ही रहे और इंडिया कुछ कर ही नहीं रहे, वैसा कुछ नहीं करेगा। इक्वालिटी रहेगा, इक्वालिटी के मतलब कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म कास्ट ये सब चीज़ का जो भेदभाव होता था वो खत्म हो जाएगा। और अपॉर्चुनिटी मतलब जो जॉब होगा उसमें भी कोई ऐसा ऐसे ही नहीं होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा, कंपटीशन सिस्टम होगा, उसके बाद ही निकलेगा। ठीक। और क्या, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट, पहले ये सोचने का भी ये नहीं था, मतलब सोच सकते थे लेकिन किसी के सामने बोल नहीं सकते, तो ये फ्रीडम रहेगा, आप सोच सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, फिर ये भी बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, फेथ बिलीव कर सकते हैं। वर्शिप, वर्शिप मतलब बात कर, वर्शिप पूजा कर सकते हैं खुद का, जिसको आपको पूजा करना आप कर सकते हैं। वोकेशन मतलब आप बात कर सकते हैं, एसोसिएशन ग्रुप बना सकते हैं। लॉफुल एक्शन, कुछ जो लॉफुल एक्शन है जो लीगल है वो आप कर सकते हैं, उसका फ्रीडम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These shall be adequate, there shall be adequate protection for minorities, tribal areas, scheduled castes। जो छोटे छोटे माइनॉरिटीज हैं, छोटे छोटे जो डिप्रेस्ड क्लास वाले हैं, शेड्यूल क्लास, ट्राइबल एरियाज, ये जो बहुत ज़्यादा दुखी है, मतलब दुखी है का मतलब इन लोग क्लास बहुत ज़्यादा लो है, इन लोग को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा, माइनॉरिटीज को भी, ट्राइबल एरियाज को भी, शेड्यूल कास्ट को भी। माइनॉरिटीज बोल दिया था, अब तो मुस्लिम पूरा खुश। ठीक है, सोशियली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को भी दिया जाएगा, बेसिकली अभी के टाइम में ओबीसी को दिया जाएगा, हालांकि अभी ओबीसी का हालत काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका है। द रिजोल्यूशन वो टू मेंटेन इंडिया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेरेन राइट्स। इंडिया, ये रिजोल्यूशन क्या बता रहा था कि ये इंडिया की जो इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो पूरा सब मिलके जो देश बनाएगा वो इंटीग्रिटी रखेगा, इंटीग्रिटी मतलब जोड़ के रखेगा खुद को, ये अपना मेंटेन रखेगा। सोवेरेन राइट्स, सोवेरेन राइट्स रखेगा मतलब इंडिपेंडेंट राइट्स रखेगा। इंडिपेंडेंट राइट्स किस पे, लैंड्स पे, एयर पे, सी पे, हम लोग का सी, हम लोग का एयर, हम लोग का लैंड पे हम लोग का कंट्रोल होगा, बाहर का कंट्रोल नहीं होगा। कैसा कंट्रोल होगा, एज पर द इंटरनेशनल लॉ। जैसे कि ये इंडिया का पेनिसुला है, पेनिसुला में हम लोग का 20 नोट नहीं 200 नॉटिकल या आई थिंक या 120 नॉटिकल है, मुझे याद नहीं है, आप बता सकते हैं। तो इतना अगर पूरा मतलब यूएन ने बना के रखा है तो इतना हम लोग का भी हक रहेगा। इस चीज़ के बारे में बात किया कि जिस इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम लोग अपना देश का भी पूरा टेरिटरी को बचा के रखेंगे, राइट्स हम लोग का सोवेरेन रहेगा। फाइनली इट इन्विजनड इंडियाज एक्टिव कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल पीस एंड द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बेसिकली कुछ नहीं, अच्छा अच्छा बात किया गया, ये बोल रहा है कि ये ग्लोबल पीस में हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग का एक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा, एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, हम लोग अच्छी चीज़ों में मदद करेंगे, काम करेंगे, अच्छी चीज़ों में काम करेंगे। और ये क्या बोल रहा है, ये जो एक्टिव कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल पीस, ग्लोबल पीस में मतलब हम लोग कभी भी ऐसा चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे जिससे कि मतलब किसी में वॉर हो या किसी में झगड़ा हो। इसीलिए आपको पता होगा पीओके में जो एयरबेस है पाकिस्तान का, सॉरी पाकिस्तान का जो पीओके है वहाँ पे अमेरिकन एयरबेस है, तो अमेरिका चाह के भी इंडिया को वो पीओके नहीं देना चाहता है। क्यों, क्योंकि उन लोग को पता है कि अगर मतलब पीओके में जो बना हुआ है, बेसिकली मैं मुंह में ही बताता हूँ, पीओके जो में जो एयरबेस है, उस एयरबेस से वो कहाँ पे हमला करता है, अमेरिका का एयरबेस है, उससे वो अफगानिस्तान में हमला करता है। अगर वो इंडिया के पास आ गया तो वो अफगानिस्तान पे हमला नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया ग्लोबल पीस में सपोर्ट करता है, ग्लोबल पीस को मानता है, तो ये नहीं कर सकता, इसलिए ये चीज़ आया। फिर और क्या है, आगे देखें और इसको पूरा खत्म कर लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अनएनिमसली पास्ड ऑन 22 जनवरी 1947। बेसिकली ये कब स्टार्ट ये अपना स्पीच दिया था, रुकिए देख लेते हैं। 13 दिसंबर को स्पीच दिया था, ये 22 जनवरी को अपना पास कर दिया, पास करेगा। अब इसके बाद कमेटी बनेगा, कमेटी कैसा, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें हेड होंगे बी आर अम्बेडकर, वो बनाएंगे अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स इसेंस शेप्ड इट द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स मॉडिफाइड वर्जन बिकेम द प्रिम्बल ऑफ प्रिम्बल वी नो टुडे। और इसका मॉडिफाइड वर्जन प्रिम्बल भी रहेगा। प्रिम्बल बेसिकली इसलिए रखा गया ताकि वो किसी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना मोटा है, उसको अगर पढ़ना है एकदम शॉर्ट में जानना है तो प्रिम्बल से जान सकता है। ठीक है, अब चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद कुछ कुछ चेंजेस हुआ, ये क्यों हुआ इसको भी जानना जरूरी है, क्या क्या है देख लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या है पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपली स्टेट्स ज्वाइन द असेंबली, प्रिंसिपली स्टेट्स ने असेंबली को ज्वाइन किया, जो हम लोगों ने याद कीजिए, आप उन लोगों ने क्या बोला था कि प्रिंसिपली स्टेट्स ने ये वो जो 93 सीट्स था वो वैकेंट ही था, 207 सीट्स ही मतलब उन लोग ही ये कर रहा था, उन लोग ही आया था और कोई आया नहीं था, तो प्रिंसिपली स्टेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया। क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि अब ब्रिटिश इंडिया सर तो चला गया, इन लोगों को डर था कि अब हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अब इन लोग ही हेड है, इन लोगों के साथ नहीं मिलेंगे तो हो सकता है हम लोग के ऊपर अटैक करके हम लोग को वॉर कर दे, और हम लोग को साथ रहना जरूरी है।
By 28 April 1947, several peninsular states that had earlier chosen to remain aloof started joining the Constitution Assembly. जो पहले अकेले रहने का बात किया था, अब उन लोग बोल रहा है कि अब उन लोग साथ रहना स्टार्ट कर दिया. तो कौन कौन स्टार्ट किया? रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द 6 प्रोमिनेंट स्टेट्स, बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रेवा, उदयपुर, फॉर्मली इंटर्ड असेंबली को इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया. फिर क्या है? एज द माउंट बेटन प्लान ऑफ जून 1947, ये बेसिकली पार्टीशन वाला प्लान है. प्रोपोजिंग पार्टीशन वाज एक्सेप्टेड, पार्टीशन उस दिन एक्सेप्ट हो गया था. हेलो एवरीवन, बाकी का कल करते हैं, मेरा बैटरी ख़त्म हो गया है. सो थैंक यू. कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.